नमस्कार आप सभी को। मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में इस साल हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, मतलब क्लास 10 की पूरी एनसीईआरटी साइंस की हम यहाँ पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री भी। आज जो हमारे पास चैप्टर लेके आए हैं हम, वो है क्लास 10th का एक चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, आज का ये हमारा चैप्टर है। ज्यादा टाइम को अपने डिटेलिंग ना बताते हुए, वैसे बहुत सारे शॉर्ट्स आ गए होंगे चैनल पे, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी बहुत सारे चैप्टर जो हमने पढ़ लिए हैं, जो अपलोड हो चुके हैं, वो मैं उसके लिए लिंक आपके लिए डाल दूंगा। आप अपने अगल बगल दोस्तों को, अपने सहेली को, सहेला को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर ले बातों के साथ साथ। ठीक है, चलिए हमारे पास जो चैप्टर दिया हुआ है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अक्सर इसमें डाउट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है साइंस की दृष्टि से, और लाइक बोर्ड्स के पैटर्न पे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का ये आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर और इसके बाद जो चैप्टर है जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, वो भी जो है हेरिडिटी इवोल्यूशन, उसमें से इवोल्यूशन तो कट गया है, जो हेरिडिटी है उसमें से भी इसका बहुत ज़्यादा लिंकेज है। अगर वो चैप्टर आपको पढ़ना है तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब चैप्टर करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम दिया है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आखिरी में लगा दिया है एक क्वेश्चन मार्क। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल कैसे बनाते हैं। पहले तो ये जानना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, और उससे भी पहले ये जानना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक इंडिविजुअल अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करे या एक इंडिविजुअल बनाए, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, या एक नया ऑर्गेनिज्म कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, या दो इंडिविजुअल्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, ये रिप्रोडक्शन है, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए? देखो, इस धरती पे जो भी ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहे हैं, जितने भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हमें दिख रहे हैं। मतलब शेर नहीं होगा तो शेर का बच्चा नहीं आएगा, या जो शेर आज जिंदा है वो किसी ना किसी शेर और शेरनी के कारण जिंदा है। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में है। ऐसे ही आज जो हम इंडिविजुअल हैं, हम हमारे पेरेंट्स के कारण हैं, और हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कारण आज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस अर्थ के अंदर। ठीक, चलिए अब ये तो मैंने आपको दो चीजें बता दी। यहाँ पर रिप्रोडक्शन, यहाँ से जो चैप्टर में मतलब एनसीईआरटी में लिखा है ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना, एक्सक्रीशन करना, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और जो भी 4-5 प्रोसेस हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ी थी, उतना ज़रूरी नहीं है, है ना, ये लिखा हुआ है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, खाने को लेके उससे एनर्जी बनाना, रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन, इन सब इंपॉर्टेंट चीजों जितना इंपॉर्टेंट नहीं है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी जगह देखा जाए, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, a lot of energy will be spent in this process। मतलब इस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल या दो लोग मिलके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक, चलिए ये उस प्रोसेस है, ये कुल मिला के प्रोसेस है। ठीक है, हमने एक चीज नोटिस की है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए एक नया ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाता है। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग them to occur in our notice। अब वो ये बोल रहा है कि अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आए हैं वो अलग अलग दिखते हैं। मतलब कहने का क्या है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन उनकी जो एक ही स्पीशीज में दो इंडिविजुअल हैं, उनके नैन नक्श थोड़े से अलग होते हैं। जैसे मान लो कोई गाय है, एक काले कलर की होगी, एक वाइट कलर की होगी, एक के सींग बड़े होंगे, एक के सींग छोटे होंगे, एक का साइज थोड़ा सा ऐसे बड़ा होगा, जो बल्कि साइज होगा, एक ऐसे थोड़ी सी ऐसे पचकी हुई होगी, सो पतली दुबली होगी, ऐसा कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो कह रहा है हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हम कैसे मान ले कि जो दो डिफरेंट हैं वो सेम स्पीसीज के हैं,
क्यों मानना पड़ेगा हमें? क्योंकि वो दोनों दिखते एक जैसे हैं, मतलब हर एक बंदर एक जैसा ही दिखेगा। हो सकता है कुछ बंदर ऐसे बल्कि साइज के होंगे कि जिन कलर अलग होगा, कोई लाल मुंह का होगा, कोई काले मुंह का होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई मछली है तो वो एक मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई हो सकता है बड़ी मछली हो, कोई छोटी मछली हो, कोई कलरफुल हो जिसका किसी का कलर अलग हो, कोई ब्लैक कलर की हो, कोई ब्लू कलर की हो, ऐसा कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, चलिए, तो रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल दैट लुक्स वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करके लाए जा रहे हैं वो अपने पेरेंट जैसे ही लगभग दिखते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं वैसे वो इंडिविजुअल भी, वो ऑर्गेनिजम्स भी अपने पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं लगभग। ठीक है, वो यही बोला जा रहा है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, जो भी रिप्रोड्यूस होकर नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो लगभग अपने पेरेंट जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक, चलिए, सिमिलर दिखते हैं। चलिए, ऑर्गेनिजम्स यहाँ लिखा है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो एक एग्जैक्ट कॉपी ही बनाते हैं अपने जैसी? तो यहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। वो उनकी जो बॉडी डिजाइन है वो लगभग सिमिलर होती है। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। जो उनके ब्लूप्रिंट्स हैं वो ब्लूप्रिंट्स कैसे रहते हैं बेटा? सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए, इन केस 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जनरेशन का काम करता है। ये अलग अलग से मतलब हर एक सेल्स के अंदर होता है और हर एक सेल के अंदर प्रोटीन डिजाइन का काम करता है या प्रोटीन जनरेट करने का काम करता है। हर एक सेल को कैसे प्रोटीन बनाने हैं ये डिसाइडेड होता है पहले से, ये सेल को पता होता है, उसका डीएनए डिसाइड करके रखता है। पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक, मतलब एक पेरेंट से एक दूसरी जनरेशन तक, ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में जाती है। ठीक है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। डीएनए के पास एक इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने का। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गया तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लेड टू अडल्ट्रेट द बॉडी डिजाइन। अगर मान लो कोई भी सेल, अगर उसके अंदर जो डीएनए है अगर वो किसी डिफरेंट प्रकार का प्रोटीन बनाता है तो बॉडी स्ट्रक्चर ही हो सकता है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए या जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। जैसे हमारी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डीएनए बना रही है, जो डीएनए है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अगर वो प्रोटीन को थोड़ा सा अलग तरीके से बना दे तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एकदम जैसे इंसान है, हम नॉर्मली एक दूसरे एक नॉर्मल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान आपको एबनॉर्मल दिखेगा तो उसके डीएनए प्रोटीन में, जो डीएनए प्रोटीन बना रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, इसीलिए वो चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वहां पे डीएनए कॉपी हो रही है। अब डीएनए कॉपी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो एक सेल से दूसरे सेल, मतलब सेल डिवीजन आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 9th में था, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कैसे होता है वो मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, अब सेल डिवीजन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेल है, इस एक सेल से मैंने दो सेल बना लिए, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, ये दो सेल्स मैंने बना लिए। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर डीएनए होता है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। एक सेकंड रुकना है ना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, एक सेकंड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, ऐसे करके डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जब एक सेल से दूसरे सेल्स बनते हैं तो ये डीएनए कैसे टूटते हैं वो देखते हैं। तो ये पहला वाला सेल है, इसका डीएनए टूट के ऐसे बाहर आ जाता है, एक यहाँ निकल आया और इसका एक पार्ट निकल के इधर आ गया, और यहाँ पे जो हमारा सेल है वो एक और डीएनए क्रिएट करना चालू करता है, वो खुद से बनता है, वो डीएनए उसका कलर में चेंज कर देता हूँ। ये जैसा एक स्ट्रैंड पहले था, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, जो डीएनए है इसके दो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड नंबर 1 है, ये स्ट्रैंड नंबर 2 है। तो एक एक स्ट्रैंड दूसरे अलग अलग सेल्स, मतलब ये एक स्ट्रैंड बढ़ गया, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब ये जो पहला वाला स्ट्रैंड है, ये जो पहला वाला स्ट्रैंड इधर आ गया, दूसरा वाला स्ट्रैंड इधर आ गया। ठीक है, अब एक नया स्ट्रैंड बनेगा। वो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा? वो नया स्ट्रैंड कॉपी करके बनेगा, इसको जो ऊपर वाला डीएनए ना उसको देख के बनाने की कोशिश करेगा। ये एक नया और एक यहाँ भी नया स्ट्रैंड बन गया। तो एक सेल से, जो सेल नंबर 1 है, इस सेल नंबर 1 से सेल यहाँ पे नया बन रहा है, एक सेल नंबर 1 एक सेल नंबर 2, मतलब जो पुराना सेल था सेल से एक नया सेल C1 एक नया सेल C2 बन रहा है और उसके अंदर नए नए न्यू डीएनए
न्यू डीएनए फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर एक नया डीएनए फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। एक डीएनए से अलग अलग डीएनए बनके एक नया सेल बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस से होता है कुल मिला के हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो दिया हुआ है यहाँ पे यूज केमिकल रिएक्शन डीएनए कॉपी, जिसको मतलब कॉपी क्या हो जाता है, डीएनए जो होता है वो कॉपी हो जाता है। ये जो क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल, दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो सेपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, जो एक कॉपी है वो ओरिजिनल सेल में चली जाती है, मतलब एक कॉपी चली जाती है सेल के अंदर। एंड सिंपली पुशिंग वन आउट वुड नॉट वर्क, है ना, और पुश करना ऐसा काम नहीं करेगा। बिकॉज क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेन द लाइफ प्रोसेस। देयरफॉर इसीलिए डीएनए कॉपी होती है, मतलब जो डीएनए हमारे पास नया वाला बन रहा है, ये पुराने वाले डीएनए को कॉपी करके बनता है। मतलब जो नया वाला डीएनए अलग से स्ट्रैंड बन रहा है, ये पुराने वाले स्ट्रैंड के, ये पुराने वाले डीएनए के लगभग सेम होता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आगे, एक मिनट, लिखा हुआ है आगे, accompanied by the creation of additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with the own cellular apparatus effectively a cell divide to get rise of the 2 cells, और एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, एक स्ट्रैंड डीएनए का अलग से बना लेता है वो, ठीक है। these 2 cells are course similar but आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, क्या दोनों डीएनए बिल्कुल सेम होते हैं? मतलब एक डीएनए हमारे पास पहले था, एक बात समझो, एक डीएनए हमारे पास ये वाला पहले से था, ये डीएनए 1, ये जो डीएनए 1 है ये पहले से था हमारे पास। डीएनए 1 से एक डीएनए 2 बना, एक डीएनए 2 बना और एक डीएनए 3 बन रहा है, ठीक है। ये 3, ये 2, मतलब पहले वाले डीएनए से ये 2 बन गए। क्या ये दोनों डीएनए पहले वाले के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, बिल्कुल कॉपी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जो डीएनए हमारे पास नया वाले 2 बन रहे हैं, डीएनए 1 से जो डीएनए 2 डीएनए 3 बन रहे हैं, वो लगभग सिमिलर होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई है, डिपेंड्स ऑन हाउ एक्यूरेटली कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व, द जो प्रोसेस है वो कैसे हुई है, कितनी एक्यूरेटली हुई है, और वो प्रोसेस एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये दोनों जो डीएनए हैं ये एकदम एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं होंगे, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, हल्का सा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा। अब वेरिएशन क्या है, बदलाव, हल्का सा बदलाव आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, कोई भी मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे डीएनए बन रहा है वो एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है, ठीक है, मतलब उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए हैव सम वेरिएशन, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, मतलब वो अपने ओरिजिनल जो पुराना वाला है उससे एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट be so drastic that new DNA copy cannot work with the cellular apparatus inherent. Such a newborn cell will simply die. देखो वो ये कह रहा है कि अगर जो हमारे पास डीएनए कॉपी होके आया है, अगर उसमें बहुत ज्यादा चेंज है, उसका डीएनए बिल्कुल ही चेंज है पुराने वाले सेल से, जो हमारे पास नए सेल्स आए हैं, अगर उसका डीएनए पुराने वाले सेल से बिल्कुल ही चेंज है तो वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो डाई कर जाएगा, मतलब मर जाएगा। वो सेल जो रहेगा वो सेल नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा। सो ड्रास्टिक अगर चेंज आया है, कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस, सच अ न्यूबॉर्न सेल विल बी सिंपली डाई, वो जो नया वाला सेल रहेगा वो निपट जाएगा वहां से, ठीक है। Other variation in the DNA copy that would not lead to a drastic come out. Such surviving cells are similar to stably different from each other. Inbuilt tendency of the variation during the reproduction is the basis of the evolution. अगर थोड़ा बहुत चेंज होके आया है तो वहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा, एक नई चीज जनरेट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगा वो चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन क्यों जरूरी है, बेसिकली ये जानना चाह रहे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, वेरिएशन क्यों जरूरी है, बदलाव क्यों जरूरी है, ये पूछ रहा है, ये वो जानना चाहता है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिल विद वेल डिफाइंड प्लेस और नीच इन एन इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इस पूरे इकोसिस्टम में जो भी जानवर या जो भी ऑर्गेनिज्म, इंसान, पशु पक्षी जो भी है,
वो जो रह रहा है वो अपनी नीच मतलब अपने लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बना के इस इकोसिस्टम में सेटअप हो गया है। आप पढ़ सकते हैं सेंटेंस को एक बार फिर से। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस, एक अपने अनुसार एक अच्छी जगह पे जाके फिट हो गया और एक नीच पे जाके फिट हो गया इन द इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और वहां वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे और इंडिविजुअल को लेके आते हैं। जैसे हम अपने घरों में रह रहे हैं, हम जंगल में नहीं रह सकते, जंगल में जानवर रह रहे हैं, वो हमारे जैसे घरों में नहीं रह पाएंगे। तो हमने और जानवरों ने अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है कि हमें कैसी कैसी जगह पे अपनी आवश्यकताओं को पूरे करते हुए, अपनी नीड्स को पूरा करते हुए, अपनी मतलब वांट्स को पूरा करते हुए हमें कहाँ रहना है और कैसे रहना है, ये सेटअप हमने जमा लिया है। ठीक है। नीड्स कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये नीड जो है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मान लीजिए अर्थ का कम या ज़्यादा हो सकता है, वाटर लेवल बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है। इट कुड बी मेटेरॉइड हिट, हो सकता है कोई मतलब मीटेरॉइड हमारे पास आके हिट कर जाए। इफ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और सोच लो। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूट टू अ पर्टिकुलर नीच and if the needs were drastically altered, the population could be wiped out। जो population है वो क्या हो जाएगी बेटा, वाइप आउट हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी वो पॉपुलेशन। ठीक है। इफ सम वेरिएशन वर प्रेजेंट इन द फ्यू इंडिविजुअल in these population, there would be some change for them to survive। If there were a population of bacteria living in a temperate water, and if the water temperature were to be increased by the global warming, most of these bacteria would die। वही कह रहा है कि मान लो कोई चेंज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक आ जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो वहाँ रह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म निपट जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, बट फ्यू वेरिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हीट, मान लो कुछ उसमें से ऐसा है कि जो हीट को रेजिस्टेंस कर देंगे, मतलब वो हीट अगर आ भी गई ना ज़्यादा तो वो झेल जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। Thus variation useful for the survival of the species over the time। इसीलिए समय के साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वेरिएशन दिखा रहा है, अगर वो बदल रहा है समय के साथ, वो अपने सेल्स को बदल लेता है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर रहने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। जो वेरिएशन नहीं ला पाते, जो अपने डीएनए की कॉपिंग में ज़्यादा चेंज नहीं ला पाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रह पाते। तो जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, वो ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, वो क्लोन फॉर्म नहीं करते। व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट कॉपी। एक सेल अपना एग्जैक्ट कॉपी अगर बना रहा है तो वो क्लोन फॉर्मेशन कर रहा है, और वहां पे अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है डीएनए में, सेल थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी? डीएनए कॉपी जो है वो वेरिएशन लेके आता है। वेरिएशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है। जो अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस आ रही हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंज में भी सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। ये कहने का कुल मिला के पर्पज है। व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल? मतलब जो वेरिएशन है वो स्पीशीज के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अगर सारी स्पीशीज में अगर वो चेंज आ रहा है तो उसे हम वेरिएशन कहते हैं। अगर वो वेरिएशन किसी एक इंडिविजुअल में आ रहा है तो उसे एबनॉर्मल हो जाएगा वो, और वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा ऊपर लिखा हुआ, ये पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, चलिए पढ़ा दिया पूरा। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है उसके दो मोड है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब भी कोई रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट, और वी मस्ट से विदाउट सेक्स सेल्स अगर हो, बिना सेक्स सेल का यूज किए, विदाउट जर्म सेल्स का यूज किए अगर कोई भी रिप्रोडक्शन हो तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है, सॉरी यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर पेरेंट कैसा होता है बेटा? सिंगल। यहाँ पे दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, सेक्स सेल्स का यूज नहीं हो रहा तो पेरेंट की भी जरूरत नहीं है, तो दो पेरेंट यहाँ पे नहीं होंगे, एक ही पेरेंट में काम चल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स का यूज होता है, मतलब हमें स्पर्म सेल, ओवम सेल ये सब चाहिए होता है, और सिंगल पेरेंट नहीं, यहाँ पे कम से कम एक से ज्यादा पेरेंट होने चाहिए, मतलब दो पेरेंट होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों होना चाहिए वहां पर। ठीक है, आप यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी है, ये आप करके देखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान सा है। मेरे वीडियो चैनल पे भी आपको, यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट्स हैं उनमें मिल जाएगा। ये यीस्ट वाला तो मिल ही जाएगा। यीस्ट को थोड़ा सा पानी में रख दीजिए,
ठीक है। और उसी यीस्ट को थोड़ा सा शक्कर मिला के पानी में रख दीजिए। अब देखिए जो यीस्ट होता है ना वो ड्राई पाउडर होता है, दुकानों पे मिल जाएगा, आप देखेंगे। तो जो यीस्ट दुकानों पे मिलता है ना वो ड्राई फॉर्म में होता है, उस यीस्ट का कुछ नहीं होना। वो यीस्ट मतलब नॉर्मली रहेगा, ना ग्रो करेगा ना कुछ करेगा। लेकिन उसी यीस्ट को अगर आप पानी में थोड़ा सा शक्कर मिला के रख देंगे तो वो यीस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे करके बीकर में से बाहर आ, कोई बीकर में पानी करके शक्कर करके डाल देंगे या ग्लास में करके रख देंगे तो वो बहुत जल्दी ऐसे ना फ्लफी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर आने लग जाएगा, उसका साइज जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के पहले वाले का, इसको आप थोड़ा सा लेके स्लाइड में माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्कूल जाइएगा बढ़िया, माइक्रोस्कोप खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं घर में जिद करने लग जाओ माइक्रोस्कोप खरीद दो, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ब्रेड को ले लीजिए, उसको डार्क और ऐसे मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा पानी लगा के रखिए वहाँ पे। उसके बाद देखिए आपकी क्या चेंजेस वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर के पैचेस वहाँ पे दिखने लग जाएंगे, वो फंगाई जो फंगस है उसका ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे सेक्स सेल्स का यूज नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है। ये मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ के जो डीएनए है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते डीएनए में। जब डीएनए में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो वही का वही ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा तो एग्जैक्ट सेम सेल बनाएगा। तो जब वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वो जैसे एटमॉस्फेयर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे गर्मी ठंडी बरसात थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर उसको अपना एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो, ठीक है। चलिए तो फिजन क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल्स डिवाइड और अ फिजन लीड टू क्रिएशन फॉर द न्यू इंडिविजुअल। मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ द फिजन मे बी ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक जो आपके पास अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा धीरे धीरे करके दो में डिवाइड हो जाए, अगर अपना साइज चेंज करके अगर ये एक अमीबा दो में डिवाइड हो जाए तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। फिजन क्या है? कुल मिला के फिजन क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द यूनिसेलुलर मीन? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक सेल होता है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर दो या दो से ज्यादा में डिवाइड, अगर दो में डिवाइड हो जा रहा है तो ऐसे फिजन को, ऐसे इस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं और इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन वहीं आप कुछ अदर सेल्स को देखेंगे तो कुछ अदर सेल्स के अंदर क्या होता है, जैसे बाइनरी फिजन में दो एग्जांपल है। ये आपके पास पहला अमीबा दिया हुआ है, एक सेकेंड में मैं बता दूं। पहले आपको अमीबा दिया है, पैरामीशियम भी उसी में आता है और साथ ही में यहाँ पे आपको लक्ष्मीनिया भी दिया हुआ है, ठीक है। लक्ष्मीनिया भी एक उसी चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो, तो एक सेकेंड बिटा दो, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। इसी प्रकार से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीपल फिजन भी दिखाते हैं। मतलब एक सेल रहेगा, एक सेल के कम से कम बहुत सारे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है। एक सेल बहुत छोटे छोटे सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो यहाँ पर एक सेल है, एक सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जा रहा है तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम ये काम करता है, ठीक है। जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस होती है ना, वो काटती है, काटने पे वो एक प्रकार का प्लाज्मोडियम है छोड़ के जाती है बॉडी के अंदर। वो प्लाज्मोडियम ना मल्टीपल फिजन, मतलब एक सेल 100, 200, 400, 500, 1000 सेल्स के अंदर डिवाइड होने लग जाता है और जिससे एक बीमारी कॉज होती है जिसको मलेरिया कहते हैं। तो एक सेल कई डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर एक सेल बाइनरी फिजन में एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। देखो ये एक सेल है, पहले प्रोसेस हो रहा है ना, पहले देखो इसका जो सेल जो न्यूक्लियस है ना वो इलॉन्गेट हो रहा है, न्यूक्लियस इलॉन्गेट होकर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड पूरी तरह हो जाने के बाद सेल डिवाइड होता है, दो पार्ट में सेल डिवाइड हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बाइनरी फिजन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? बाइनरी फिजन आ गया। तो ये बाइनरी फिजन है। बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजन मतलब सेल, एक सेल दो में डिवाइड होता है, उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। yeast on the other hand, small bird separate हो जाते हैं, grow further as we saw in the activity 7.1। यहाँ पे वो एग्जांपल भी आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। चलिए आगे दिया हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखिए
फ्रेगमेंटेशन ना सेम मैं कहूँगा कि जो बाइनरी फिजन है या फिजन है उसी की तरह एक प्रोसेस होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इस प्रोसेस में। क्या डिफरेंस है इस प्रोसेस में? जो हमारे पास फिजन है, जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, बट यहाँ फ्रेगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, दो या दो से ज़्यादा में। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा बाइनरी फिजन भी। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, देखो लिखा हुआ है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिलेटिवली सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड के साथ स्टिल वर्क। स्पायरोगेरा ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है, सिंपली ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीसेस, मतलब एक रहेगा वो बहुत छोटे छोटे पीस पे डिवाइड हो जाएगा ऑन मैच्योरेशन, मैच्योर होने पर। These pieces, ये जो pieces हैं फ्रेगमेंटेशन, ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ये नए इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, बन जाता है। मतलब एक हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, इस ये डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा में। ठीक है, ऐसा दो या दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इसके बाद दिया हुआ है, दिस इज नॉट द ट्रू, ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट सिंपली गेट डिवाइडेड सेल बाय सेल। ये थोड़ी सी थ्योरी है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, ये लाइन बेसिकली, ये पैराग्राफ भी उसी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं पढ़ा दूंगा अभी। वो ये कह रहा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हर एक सेल का या ग्रुप ऑफ सेल्स का काम डिवाइडेड होता है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे हर एक सेल अपने मन से डिवाइड होने लग जाता है, ये कोई पर्टिकुलर काम नहीं है ना। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जो मैंने बोला है उसको थोड़ा और सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, द रीजन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज हैव नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल्स। मतलब एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेल उठा के भर दिया गया है, मतलब ढेर सारे सेल उसमें डाल दिए गए इसलिए मल्टीसेलुलर नहीं। हमारे पास टिश्यूज होता है, मतलब सेल्स, पर्टिकुलर सेल्स मिल के टिश्यूज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन के सेल्स मिल के स्किन का एक पूरा ऐसा बना लिया, वो टिश्यू हो गया। लिगामेंट्स एक प्रकार के टिश्यूज होते हैं, मतलब लिगामेंट के सेल मिल के एक लिगामेंट का टिश्यू बना लेते हैं। वैसे ही नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स के सेल मिल के टिश्यू बना लिए, ऐसा। और हमें अगर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हमारे पास हर एक चीज़ के लिए, तो पर्टिकुलरली हमें किस चीज़ का, मतलब हमारी बॉडी को किस चीज़ का मल्टीप्लीकेशन करना है वो उसी का मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, ऐसी हर किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ा लेगी वो, ऐसा कहने का मतलब है। स्पेशलाइज्ड सेल, हर एक चीज काम के लिए स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं एज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गन्स। ये चला गया, मतलब लाइट चली गई। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गन्स। जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज आपस में मिल के क्या बना लेते हैं बेटा, ऑर्गन बना लेते हैं, विच दे हैव टू बी प्लेस्ड एट द डेफिनेट पोजीशन, जिसको आपके पास एक डेफिनेट पोजीशन पे लगा हुआ होना चाहिए। इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज, ये काम नहीं कर रहा है, मैं फिर से ना प्लग इन करके प्लग आउट कर रहा हूँ, देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट देख लेना कौशिक। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गन्स, जो टिश्यूज है वो मिल के ऑर्गन बना रहे हैं, विच देन हैव टू प्लेस एट द डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। सबका एक निर्धारित प्लेस होता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ बॉडी में प्लेस्ड है। इन सच अ
केयरफुल ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। सेल से सेल का ही डिवीजन कर देना ये एक इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज फॉर द रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे हो गया हमारे लिए, ठीक है। अ बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन को कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। जो रिप्रोडक्शन करना है, जो सेल का डिविडेशन मतलब आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल हमारे पास होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेट एंड मेकिंग अदर सेल अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो सिंगल सेल है वो ऑर्गेनिज्म में दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए, मतलब नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उसके प्रोलिफरेशन के लिए, उसके अदर जो टाइप ऑफ सेल की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए अंडर राइट सर्कमस्टेंसेस एक अलग प्रकार के जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहने का बेसिकली मतलब है वहाँ। ठीक, चलिए अब हमारे पास अगला टॉपिक दिया हुआ है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? देखो ऐसा जो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है ये सारे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। ये एक फर्स्ट सेंटेंस है जिसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अब दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी का कोई एक पार्ट जो होता है वो कट जाता है और आगे चल के वो मैच्योर होके सेम एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है, वही जो पहले था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो। सेम हमारे पास जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारे पास प्लेनेरिया का है। एक हमारे पास प्लेनेरिया है। ये प्लेनेरिया मान लीजिए कहीं पानी में, वैसे तो प्लेनेरिया पानी में प्रेजेंट होता है, स्टार फिश में भी होती है ये चीज़, वो भी पानी में प्रेजेंट होती है। वो कहीं से टकरा के किसी भी मैकेनिकल जर्क से कुछ भी होके मान लीजिए वो कट गया 3 पीसेज में। तो यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है और जो बॉटम वाला पार्ट है वो तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 अलग हो गए और ये जाके फिर से ग्रो कर जाएंगे। ये जाके फिर से क्या कर जाएंगे बेटा? ग्रो कर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है हमारे पास? कहने का मतलब ये है कि ये रिप्रोडक्शन आमतौर पे हर एक सेल्स के अंदर या हर एक टाइप ऑफ सेल्स में देखने के लिए नहीं मिलता है, फर्स्टली। सेकेंडली हमारे पास many fully differentiated organisms have the ability to give rise to the new individual organism from their body parts। ठीक है, क्लियर हो गया। cut broken them up into the many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, मतलब जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो पीसेस में कट हो जाएंगे। कट होने के बाद उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस एंड पीस ग्रोज कंप्लीटली इनटू द ऑर्गेनिज्म, जो भी में रहता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड सेल है वो हमारे पास रीजनरेशन कैरी आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। दीज सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग, मतलब रिप्रोडक्शन को जो कैरी कराते हैं उन सेल्स को बोले हैं, एंड मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और आगे चल के बहुत ज्यादा सेल्स वो बना लेते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ द सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज वेरियस cell types and tissues। These changes takes place in an organism। एक सीक्वेंस में ये सारा का सारा चेंज होता है। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। आमतौर पर ऐसा मतलब दोनों सेम नहीं होता है, सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कटिंग एंड एबल टू रिप्रोड्यूस। ऐसा सभी ऑर्गेनिज्म नहीं करेंगे कि अपने आप को काट ले और काटने के बाद मतलब खुद ऐसे करके पीसेस में बट जाए और फिर रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले। हम भी, इंसान भी ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ चलिए, अब नया प्रोसेस क्या दिया बेटा? नया प्रोसेस जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड बडिंग। जो नया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते, क्या है हमारे पास बेटा? बडिंग है। एक सेकेंड रुकना। जो नया रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बेटा? बडिंग है। अब बडिंग क्या होता है बेसिकली वो समझते हैं। यहाँ पर जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो यहाँ पे एक प्रकार से नया, मतलब एक अपने आप में से एक नया छोटा सा इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स मैं बोल रहा हूँ, यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर देते हैं।
इनके पास सेक्स सेल्स नहीं होते हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर हमने तो आपके वीडियो में देखा कि सेक्स सेल्स होते हैं। सेक्स सेल्स नहीं होते बेटा इनके पास, प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं। मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा, प्लेनेरिया, सॉरी प्लेनेरिया कह रहा हूँ, हमारे पास अमीबा था। अमीबा के बाद हमारे पास कट लगा दे रहा हूँ, अमीबा के बाद क्या था, पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाद क्या था, पैरामीशियम और पैरामीशियम, वन टू थ्री, हमारे पास अमीबा था। अमीबा के बाद पैरामीशियम था, कालाजार था। तो ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्यूलर है। तो सिंगल सेल्यूलर के पास रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, सेक्स सेल्स नहीं है, मतलब स्पर्म ओवम गैमेट्स नहीं है, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बस। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे बेटा। कह रहा है कि इन हाइड्रा, अगर हाइड्रा को देखा जाए तो वो क्या होता है, डेवलप एज आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन। अमीबा हाइड्रा के अंदर जब बार बार सेल डिवीजन होता है तो वो अपने अंदर से एक छोटा सा ग्रोथ आउट लिखा है ना, छोटा सा एक सेल बना लेता है, बंच ऑफ सेल बना लेता है। दीज बर्ड्स डेवलप टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब वो फुल्ली मैच्योर होता है वो बॉडी से निकल जाते हैं एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और वो एक नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे पास ये एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस, देखो जो हमारे पास हाइड्रा, ये हाइड्रा का माउथ है और ये टेंटिकल्स हैं। हाइड्रा इनसे खाना पकड़ता है और खाना पकड़ के खा लेता है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो हाइड्रा अपने अंदर से कुछ सेल्स को ग्रो करता है जहां से नया सेल बनता है जिसको हम बड कहते हैं। और अगले स्टेप में जो बड है ये अलग से यहाँ पे, ये अलग से यहाँ पर बन के, ऐसे मेरे से ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ये अलग से यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। मतलब ये तो इतना तो ये पूरा रहेगा ही, एक से ये इतना पूरा तो रहेगा ही, ये इतना पार्ट जो है ना ये अलग से यहाँ पे बन के आ जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब मेनी प्लांट्स इन विच प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू द न्यू पार्ट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। देखो क्या होता है, एक नए पेड़ को उगाने के लिए अगर मैं पूछूं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो आप बोलोगे सर सीड की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड के उग जाते हैं, जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, ये बहुत सारे एग्जांपल्स, इसके सिवा जैसे जिंजर हो गया। तो ये सब बिना सीड के उग जाते हैं, ठीक है। इनके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इन सबको हम मिट्टी के अंदर डालते हैं और यहाँ से एक नया प्लांट उगा लेते हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मैं अगर बात करूँ तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल मेथड है। मतलब यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वहाँ सेक्स सेल्स का यूज नहीं होता, मतलब सीड्स का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशंस में, इन कंडीशंस में जो ग्रोथ है वो रैपिड होती है। रैपिड मतलब अगर आप देखेंगे जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जो मतलब प्रोड्यूस कर रहे, जैसे आलू है, ये बहुत जल्दी अपना आउटपुट दे देता है। ये बहुत जल्दी अपने जो भी आलू को निकालना होता है वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये फास्ट मेथड है इन कंपैरिजन विद जो नॉर्मल सीड से प्लांट आते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ना वो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन, रोज और ग्राफ। रोज का भी यहाँ स्टेम काट के हम लगा देते हैं। जो ग्रेप्स है उसमें भी सेम ही है, एग्रीकल्चर पर्पज है। प्लांट रेज बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बेयर फ्लावर फ्रूट अर्लियर दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। जो सीड से फ्रूट या फ्लावर्स आते हैं या जो चीज़ें आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से वही चीज़ जल्दी हो जाती है। ऐसा ऑब्जर्वेशन है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जानना चाहें तो जान सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया। ये सारे के सारे इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती कि ये सीड प्रोड्यूस करे, ये बीज नहीं निकाल सकते। ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ द पेरेंट डू हैव ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट के जैसे ही बेसिकली होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम का क्या होता है, जो लीफ है ना, लीफ का मार्जिन है, मतलब जो लीफ का कोना होता है ना बेटा उसको मार्जिन कहते हैं,
ये जो लीफ का कोना है यहाँ से ऐसे उठाने वाला जो वो है ना, वो शॉट ले लेना और उसमें ही निपटा लेना, ठीक है, क्योंकि लाइट जा आ रही है। मतलब ये बंद हो जा रहा है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। नहीं तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, पीछे जाके फिर से टिक नहीं दे पाऊँगा भाई, बहुत ज़्यादा है। आई गेस आई हैव रिकॉर्डेड 41 मिनट्स, तो वो कैसे ही हो पाएगा, वैसे भी फ्लो नहीं बन पा रहा है अभी बढ़ाने का, ठीक है, रिकॉर्डिंग का। फाइन, चल मैं पानी पी लूँ। यहाँ से उठाने वाला शॉट ले लेना, ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया बेटा हमारे पास। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रायो फिल्म का। ब्रायो फिल्म बेसिकली होता क्या है? ब्रायो फिल्म एक प्रकार का लीफ होता है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाता है, प्लांट लीफ होता है। प्लांट लीफ, इस प्लांट लीफ के मार्जिन पे प्लांट सूख जाता है, मतलब सीड की जरूरत नहीं होती। मार्जिन क्या होता है? जो लीफ है, लीफ का जो आउटर पार्ट होता है ना बेटा, उसको मार्जिन कहते हैं। जो लीफ का आउटर पार्ट है उसको क्या कहते हैं बेटा? मार्जिन कहते हैं। और इसी मार्जिन पे एक नया जो प्लांट है वो इसी मार्जिन पे ग्रो कर जाता है। जो नया प्लांट है ना वो इसी मार्जिन पे ग्रो कर जाता है। आपका ऐसे नहीं रखे रखे ग्रो कर जाएगा, थोड़ा सा लीफ में डालिए, लीफ में डालने के बाद वो ग्रो कर जाएगा। लीफ को मिट्टी में डालिए, मिट्टी में डालने के बाद ग्रो कर जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास दिया हुआ है कि जो बर्ड है वो प्रोड्यूस कर देता है नॉट of the leaf margin of the bryophyllum fall on the soil and develop into the new plant, और वो नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। ठीक, चलिए एक्टिविटीज देख के आप एक बार करके देखिएगा। टिश्यू कल्चर क्या होता है बेसिकली? देखिए, टिश्यू कल्चर एक आर्टिफिशियल मीडियम है जिसके अंदर नए नए प्लांट्स को बनाया जाता है। किया क्या जाता है, जो एक प्लांट है जो मिट्टी में लगा हुआ है, किसी और इन्वायरमेंट में लगा है, उसका टिश्यू लिया जाता है। टिश्यू लेने के बाद उसको, उसका एक कल्चर बनाया जाता है, मतलब एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है लैब के अंदर। वहाँ पे उसको पानी के अंदर रखा जाता है, अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाता है। रखने के बाद जब वो लगता है कि हाँ ये टिश्यू ग्रो कर सकता है, ये प्लांट ग्रो कर सकता है, उसको उठाया जाता है। उठाने के बाद उसको एक ऐसा सॉल्यूशन में डाला जाता है कि जहाँ पे ढेर सारे हार्मोन्स या जहाँ ढेर सारे प्लांट बेस्ड केमिकल्स हों, जिसके इन्वायरमेंट में रह के प्लांट ग्रो कर सके, वहाँ पे वो टिश्यू ग्रो कर सके। और जब वो डेवलप हो जाता है तो उससे ये मेनली मेडिसिनल प्लांट्स होता है या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा मेनली ऐसे ही प्लांट्स को वहाँ पे रखा जाता है जिससे मेडिसिनल वैल्यू हम ले सकें, और जो बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए मतलब पॉल्यूटेड प्लांट्स हमारे पास मतलब दवाई बनाने के लिए ना आए, हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट विदाउट पॉल्यूशन वाली एयर में ग्रो ना करे, एक लैब के अंदर ग्रो कर जाए। आप पढ़ लीजिए एक बार, इसको देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? इन अ टिश्यू कल्चर वी न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू, सेपरेटिंग सेल्स, ग्रोइंग टिप फ्रॉम द प्लांट। दस जो प्लांट का टिप है वहां से इनको उठाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है? द सेल्स देन प्लेस इनटू द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैलस। जो सेल्स है उनका एक मतलब ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप को रख दिया जाता है। द कैलस इज, जो सेल का ग्रुप है उसको कैलस बोल रहा है। अदर मीडियम ट्रांसफर किया जाता है कंटेनिंग हार्मोन्स, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। उसको रख के
जहाँ पे ढेर सारे हार्मोन हो, जो वो हार्मोन सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं, सेल को ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। ये आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दिख जाएगा। द plantlets then are the placed in the soil. They can grow in the matured plant using tissues culture. Many plant can grow from one parent disease free condition, pollution free या disease free condition में वो grow कर सकते हैं। ये commonly use किया, इनको commonly use for the ornamental plants, ये ornamental plants के लिए use किए जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए हमारे पास जो ब्रेड होता है, ब्रेड मोल्ड्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे स्पोर केस है। इस स्पोर केस का ही मेन गेम है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्पोर केस है, ये ऊपर वाला जो है ये स्पोर केस है। इसके अंदर स्पोर्स होता है, वो स्पोर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इस प्लांट का, ठीक है। उसी से जो प्लांट है, जो इसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं, स्पोर दूसरे पार्ट में जाते हैं और वहाँ रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं या हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, देखा जा सकता है। जो थ्रेड जैसा पार्ट है, जो ये थ्रेड वाला पार्ट है ऐसा लंबा सा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। लिखा हुआ है यहाँ पे डेवलप ऑन द ब्रेड, है ना। दे आर ब्रेड मोल्ड्स, राइजोपस कहते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड जो ब्लॉब, जो टाइनी ब्लॉब स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर, वो है, ठीक है। ब्लॉब और स्प्रोंगिया, जो ब्लॉब्स ऊपर है, स्पोर केस जिसको हम कहते हैं, स्प्रोंगिया कहलाता है, स्प्रोंजिया कहलाता है। विच कंटेन सेल्स, जिसके अंदर स्पोर्स होता है, और वो स्पोर जो होता है इवेंचुअली डेवलप इनटू द न्यू राइजोपस। और ये जो राइजोपस है, जो स्पोर कवर बाय द थिक वॉल्स ऑफ द प्रोटेक्ट देम अंटिल come into the contact with the another moist surfaces and can begin to grow। और जैसे ही ये स्प्रोंगिया केस टूटता है, इसके अंदर स्पोर्स जो है वो किसी भी मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो ग्रो करना चालू कर देते हैं। ये उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए दिया हुआ है ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ये सिंगल सेल, इनको दो सेल्स की जरूरत नहीं होती, मतलब मेल और फीमेल ऐसा कोई सेल्स इनको नहीं चाहिए होता, सिंगल पेरेंट होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करवा लेते हैं, और इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कहते हैं। सेक्स सेल्स का कोई यूज होता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं कुछ। क्या क्वेश्चंस हैं? हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल फिजन, कैसे वो डिफरेंट है। हाउ विल an organism can be benefited if the reproduction through the spores. Can you think the reason why more complex organism cannot give rise to the new throughout the regeneration? मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा regeneration के थ्रू? पूरा पढ़ाया हुआ है, वहां से देख के आप आंसर लिख सकते हैं। Why is the vegetative propagation practice through the growing some of the plant? ऐसा vegetative propagation practice का for growing some types of plant, vegetative propagation कुछ ही पार्ट, क्योंकि some कुछ seed से भी निकलते हैं, that's why। Why is DNA copying is essential part of the reproduction? क्योंकि वेरिएशन लेके आना है, ठीक है, इसलिए DNA कॉपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ए सेक्सुअल यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे किस काम का है? देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सेक्स सेल्स का काम आता है, मतलब इसको सेक्स सेल्स बोल लीजिए, गैमीट्स बोल लीजिए, या इसी को आप जर्म सेल्स कह लीजिए, ठीक है। ये सभी एक ही चीज है, तो इन सेल्स का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली एक सिंगल पेरेंट नहीं होता, डबल पेरेंट। डबल पेरेंट का कहने का मतलब ये है कि दो पेरेंट होते हैं, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो मेल सेक्स सेल जो होता है, जो स्पर्म रहता है, वो मेल से आता है, और जो ओवम होता है वो मतलब फीमेल से आता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। यहाँ पे दो इंडिविजुअल लगते हैं, एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स लगते हैं अपोजिट जेंडर के। बोथ द सेक्स, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही यूज किया जाता है, आर प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, जो कि नया जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ दिया हुआ है द क्रिएशन ऑफ द टू सेल्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल कॉपिंग एज, बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो
वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों, ए सेक्सुअल से क्यों नहीं। देखो यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म होता है, और जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है वो वेरिएशन लेके आता है। वेरिएशन जो होता है वो एडवर्स कंडीशन में, डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने में मदद करता है। ठीक, ये उसका एक बेसिकली पर्पस है। So cannot be absolutely accurate, but resultant errors are source of variation in the population of organism. Every individual organism cannot be protected by the variation, but in the population, variation are useful for ensuring the survival of the species. एक बड़े से population में जो वेरिएशन है, जो बदलाव आ रहा है ना, वो सर्वाइवल का एक छोटा सा मतलब एक मदद कर देता है, एक इंश्योरिटी दे देता है कि वेरिएशन के साथ जो स्पीसीज हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विद द रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउज मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोडक्शन से आ रहा है तो वहां पे वेरिएशन अच्छा खासा होगा और वो उसके जो जीने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, हाँ मैं ये मानता हूँ, यह साइंस भी ये मानती है कि जो डीएनए कॉपिंग का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। मतलब डीएनए कॉपिंग तो पर्टिकुलर नहीं होती बिल्कुल कि डीएनए कॉपी होकर एग्जैक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज वेरिएशन कॉज करता है। मतलब एक जो डीएनए है उसका एग्जैक्ट कॉपी 2 सेल्स के अंदर नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा वेरिएशन वहाँ आता है और यही वेरिएशन हेल्प करता है। दिस प्रिसाइज इनफ टू मेक अ जनरेशन ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे एक वेरिएशन जनरेट हो जाता है। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular apparatus and would die. अब बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही चेंज या ज़्यादा ही वेरिएशन आ जाता है या वो सर्वाइव नहीं कर पाते उस इन्वायरमेंट में। ठीक है, ईच न्यू वेरिएशन मेड द डीएनए कॉपी ऑलरेडी हैज अ वेरिएशन एक्यूमुलेटेड प्रीवियस जनरेशन। हर एक जनरेशन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये पढ़ सकते हो, लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ। न्यू वेरिएशन, मान लो जो एक थोड़ा सा वेरिएशन इस बार आया, अब जो नया पेरेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स से वेरिएशन हमें कुछ आया, अब हमसे थोड़ा सा वेरिएट हमारी आगे आने वाली जनरेशन करेगी, तो ये जो वेरिएशन है ना, थोड़ा थोड़ा हर एक जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता रहता है। दस two different individual in the population would have quite different patterns. हर एक जनरेशन में थोड़ा सा अलग पैटर्न देखने के लिए मिलेगा ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, जो बदलाव है वो मतलब धीरे धीरे बसता जा रहा है, अंदर अंदर मतलब एक्यूमुलेट होता जा रहा है ना, इकट्ठा होता जा रहा है, ऐसा कहें। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल, इट इज assure that they do not have any really bad effect, ऐसा कोई bad effect नहीं होता। Combining the variation from 2 to more individual would thus create a new combination of variation। अगर वेरिएशन accumulate हो रहा है, एक से ज़्यादा वेरिएशन, तो यहाँ पर thus create a new combination of variation, वेरिएंट का एक नया कॉम्बिनेशन आ जाता है। लिखा हुआ है a sexual mode of reproduction incorporates, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बोला जा रहा है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कंबाइनिंग ऑफ डीएनए मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए से बनता है, जहाँ पे वेरिएशन आता रहता है। मतलब वेरिएशन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, अब जो डीएनए कॉपिंग है उसको लेके एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है कि मतलब अगर डीएनए एक सेल से दूसरे में जा रहा है तो अब पहले में 2 था, फिर दूसरे में तो और ज़्यादा आ जाएगा, ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो आप स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं कि एक डीएनए रहता है, डीएनए कॉपिंग होती है, मतलब एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो 2 स्ट्रैंड टूट के आधे स्ट्रैंड इसमें से आते हैं और आधे स्ट्रैंड कॉपी कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके नया बना लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो थोड़ा सा मतलब चेंज आता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं, जो कि इवोल्यूशन को मतलब सर्वाइवल को, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के या किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, ये बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेल डिवीजन से होता है, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है,
चलिए ये बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, हम हमारे काम की चीज़ पढ़ते हैं। मतलब काम का तो सब कुछ था, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वन जर्म सेल इज लार्जली कंटेन फूड स्टोर, मतलब जो जर्म सेल मतलब वही सेक्स सेल्स जो कि मतलब आगे चल के फ्यूज होने वाले हैं वहां पे। देखिए होता क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है, स्पर्म क्या है बेटा, स्पर्म मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट या मेल सेक्स सेल्स कहेंगे, मेल गैमेट है, ये गैमीट है जो भी है, भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। और जो ओवम है, ठीक है, जो ओवम है वो फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमीट है, ठीक है। ये दोनों ही आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो जो स्पर्म है, स्पर्म का जो साइज है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और जो ओवम है वो ऐसा बल्कि सा दिखता है, ठीक है। तो वो वही कह रहा है कि वन जेम सेल्स लार्ज एंड कंटेन फूड स्टोर, मतलब ये जो लार्ज वाला जो बड़ा वाला होता है उसको फीमेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल गैमेट में ढेर सारा फूड स्टोर होता है, ठीक है। और जो छोटा वाला सा होता है, जो मोटाइल होता है, मतलब जो इजीली मूवेबल होता है, बहुत जल्दी जल्दी भागता है, उसको हम मेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। और फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं, इसका साइज बड़ा होता है, तो ये फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब हम पहले ना फ्लावर की बात कर लेते हैं, फिर इंसान वाला पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे लोग ऐसा ना अक्सर इंतजार करते हैं इंसानों वाला पढ़ाओ सर, क्या है ये सब, ठीक है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गए, जिसका बेसब्री से इंतजार होगा, लेकिन फिलहाल हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, फिर इंसानों पे भी आ ही जाएंगे यार, रुक जाओ ना, देख लो, नहीं जिसको जल्दी देखना है वीडियो आगे बढ़ा के देख लो। चलो दिया हुआ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखिए ये एक फ्लावर है, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं, मैं इसी में आपको समझा दे रहा हूँ, तो आपको वहां जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए फ्लावर में ये नीचे वाले जो लीव्स होते हैं फ्लावर में जो लगे होते हैं उसको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, सेपल्स कहते हैं। और ये जो सेपल्स हैं, ठीक है, ये सेपल्स नीचे लगे हुए होता है, ये बेस पार्ट होता है, वो नीचे से सपोर्ट देता है, कुल मिला के जो ये है ना, ये सपोर्ट दे रहा है फ्लावर को। इसमें ना ये कलरफुल पार्ट जो होता है इसको पेटल्स कहते हैं, कलरफुल पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, पेटल्स कहते हैं। पेटल्स क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली सेपल्स का यूज आता है। जो इंसेक्ट है वो आएगा यहाँ पे देख के अट्रैक्ट होगा। अब इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करना है वो उस पर ध्यान देते हैं। एक पार्ट होता है फ्लावर का जिसको हम स्टेमन कहते हैं, और एक पार्ट होता है जिसको हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल और कार्पल सेम चीज है, ठीक है, पिस्टल और कार्पल सेम चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जो पिस्टल है, ये जो कार्पल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव में दो पार्ट होता है, एक होता है फिलामेंट, मतलब जो ये लंबी सी रॉड आपको ये देखने के लिए मिल रही है, ये हमारे पास फिलामेंट है, और इसके ऊपर एंथर है। इसके ऊपर क्या है बेटा, एंथर है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, और ये पॉलन ग्रेन होता है, इसके अंदर छोटे छोटे येलो कलर के पाउडर जैसा रहता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो यही है मेल गैमेट, यही क्या है बेटा, मेल गैमेट, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट होगा, मेल सेक्स सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है। अब ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन चीजें होती हैं, ठीक। पहला ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, फिर ये बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हमारे पास तीन चीजें होती है। तो जो स्टिग्मा है दैट इज अपर मोस्ट पार्ट, स्टाइल बीच में पतला वाला पार्ट, और ये ओवरी है, ठीक है, नीचे जो बेस पे पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। जो एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन, NATIO है ना। ये वैसे जो हम फ्लावर पढ़ रहे हैं ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये हिबिस्कस का है वैसे, है ना, और इसको लॉन्गिट्यूडनल काटा गया, मतलब ऐसे फ्लावर को बीच में, मतलब ऐसे बीच में से ऐसे लेटा के ऐसे नहीं काट रहे हैं, फ्लावर को ऐसे सामने रखा, सामने से ऐसे काट दे रहे हैं, तो दो पार्ट में ऐसा दिखेगा आपको, तो एक पार्ट उसका ये है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि ये जो इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है ना, ये पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये हमारे पास स्टिग्मा में आके बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्स
फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर होता है बेटा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, है ना। सेम फ्लावर में अगर जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, किसी दूसरे फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब सेम एंथर में से निकल के खुद ही फ्लावर में चला गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, यहीं से निकल के अगर किसी दूसरे फ्लावर में चला जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनेशन क्या है, जो हमारे पास एंथर है, एंथर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन है, जो छोटे छोटे मेल गैमीट्स हैं, वो मेल गैमीट्स को उठा के स्टिग्मा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके फर्स्ट पार्ट में ले जाके रख देना। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में यही जो हमारे पास जो पॉलिन ग्रेन है, जो यहाँ पे आया हुआ था, ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से उड़ के, यहाँ से जो उड़ के पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आया हुआ था, ये पॉलिन ग्रेन नीचे चला जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। और यहाँ जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, यहाँ जब मेल और इस पार्ट में, सॉरी एक सेकेंड, इस पार्ट में जब मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट अगर मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट यहाँ पर हमारे पास पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, मेल गैमेट यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, पॉलिन ग्रेन है। और फीमेल गैमेट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल होता है, एग होता है, ठीक है। तो ये पॉलिन ग्रेन और एग यहाँ पे फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद एक नया चीज बनाएंगे जिसको हम सीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सीड कहते हैं। तो हमारे पास जो फ्लावर होता है, फ्लावर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फ्लावर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फ्लावर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है। फ्लावर के बेसिकली ये चार पार्ट है, ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। पिस्टल और स्टेमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे इसके पास जर्म सेल्स होते हैं, है ना, दोनों के पास ही जर्म सेल्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो जर्म सेल्स होता है उसे हम पॉलिन ग्रेन कहते हैं, इसमें फीमेल वाले में जो होता है उसे एग कहते हैं, नॉर्मली बात है ये। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल हो सकता है फ्लावर, जैसे किस किस का यूनिसेक्सुअल होता है, पपाया और वाटरमेलन। मतलब पपाया और वाटरमेलन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे या तो मेल सेक्सेस मिलेंगे या तो फीमेल सेक्सेस ही आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे, कंटेन्स स्टेमन और पिस्टल। बाइसेक्सुअल भी होता है, जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड। वो ये कह रहा है कि जैसे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कि हिबिस्कस हो गया और मस्टर्ड हो गया, इन सभी के अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिल जाते हैं इजीली। स्टेमन के अंदर ये सब मैं बता चुका हूँ, येलो पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, देख लीजिएगा, ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो बॉटम में सॉलोन पार्ट होता है, जो मोटा पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं, मिडिल में जो पतला पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं, जो टर्मिनल जो स्टार्टिंग होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। जो एग है वो उड़ के चला जाता है वहाँ पे, है ना, जो पॉलिन ग्रेन है वहाँ से ये ऊपर आ जाएगा, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे ये जो स्टाइल है, स्टाइल वाले पार्ट में एक ट्यूब बन जाता है, ट्यूब निकलता है जिसको हम पॉलिन ट्यूब कहते हैं। इसी पॉलिन ट्यूब के थ्रू पॉलिन ग्रेन जो होता है वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो यहाँ पर हमारे पास एग्स प्रेजेंट होता है, इन्हीं एग में जाके वो फ्यूज होता है। जैसे ही फ्यूज होता है इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पॉलिन ट्यूब में जाता है और फर्टिलाइज करके आ जाता है। इट इज रिफर्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी दूसरे फ्लावर में अगर यही चीज हो गई तो वो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है ये प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इस प्रोसेस में पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पर सीड बनता है। इसी सीड को अगर आप मिट्टी के अंदर डाल दें, इसी सीड को अगर आप सॉइल के अंदर डाल दें, सॉइल में डालने के बाद यही सीड क्या होगा बेटा, जर्मिनेट हो जाएगा। यही सीड, इसी सीड में से प्लांट निकलना चालू हो जाएगा। इसी सीड में से क्या निकलना चालू होगा बेटा, प्लांट निकलना चालू होगा। प्लांट कैसे निकलेगा, प्लांट मतलब इसी सीड को जब आप मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में डालने के बाद उसको एक सर्टेन एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर मिलने के बाद वो ग्रो करना चालू करता है। तो वो 2 पार्ट में चालू करता है, एक पार्ट ऊपर की तरफ उगता है, एक पार्ट नीचे की तरफ उगता है। तो एक जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, PLUMULE, प्लूम्यूल कहते हैं। और जो नीचे वाला जो फ्यूचर में जाके रूट बन जाएगा उसको हम रेडिकल कहते हैं।
ठीक है, रेडिकल कहते हैं, ठीक है, CLE आएगा, उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो दो चीज होती है, एक प्लूम्यूल होता है और एक क्या होता है बेटा, रेडिकल होता है। जो ऊपर निकलता है वो प्लूम्यूल है, जो नीचे जाता है वो क्या होता है बेटा, रेडिकल पार्ट होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारे पास सीड बनता है, सीड आगे चल के और ज्यादा पकता है, उसको जर्मिनेट करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, जर्मिनेशन कहते हैं। तो देखो, जो सीड बनना है ना, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब एग से एग जो है और जो हमारे पास यहाँ पे पॉलिन ग्रेन था, वो दोनों आपस में मिलने के बाद उन्होंने एक प्रोसेस किया जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद वो एक सीड बनाते हैं। उस सीड को जब आप मिट्टी में डाल देंगे, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, मॉइस्चर सब देंगे, देने के बाद वो सीड से फिर से एक नया प्लांट बनने की कोशिश होती है। उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड आउट करिए। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टिकी नोट बनाइए, लीजिए, बगल में लगाइए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ग्रामर, जिसमें आपको लिखना है उसमें आप लिखिए। इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए, जिनको पढ़ना था अब यहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पानी पी के आओ, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है प्रोसेस हमारे पास। देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी जो वैसे तो जो भी टीन एज आने के पहले जो बॉडी है, हेल्थ, हाइट सब कुछ बढ़ता है, और टीन एज में भी हेल्थ, हाइट बढ़ता है। बट उस टाइम में हेल्थ और हाइट पे जो ग्रोथ है वो उसके होने के साथ साथ जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, जो भी बॉय या गर्ल है वो अटेंड करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एक सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, आर हाइट हैज बीन इंक्रीज कंटिन्यूसली। जो हमारी बॉडी है वो इंक्रीज होते रहती है। वी एक्वायर, हम एक्वायर करते हैं टीथ। जैसे बचपन में जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बिल्कुल दांत नहीं होते उसके, तो पहले दांत आते हैं, फिर वो जो मतलब उसको दूध के दांत कहते हैं, वो टूट जाते हैं कुछ एज आने के बाद, 7-8 साल तक। फिर जब वो टूटते हैं तो टूटने के बाद वो दांत फिर से आते हैं, हम एक नए दांत को एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एक्वायर करते हैं टीथ, फिर वो टीथ टूट जाता है, फिर नए दांत को एक्वायर हम कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर ये सब चलता रहता है। लेकिन एक एज आने के बाद, जब टीन एज आ जाती है, जब 13 से लेके 19, ऐसा टीन एज, प्यूबर्टी और एडोलसेंस, इन ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, एक ऐसा टाइम जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी को उस टाइम पीरियड में अटेन कर रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी या एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। मतलब ऐसा होता है कि जो एक कोई भी ग्रोथ प्रोसेस है वो इनलार्जमेंट को दिखाता है कि बॉडी जो है वो बढ़ रही है, हाइट बढ़ गई है, आर्म्स ऐसे चौड़े हो गए हैं, ऐसा करके ये चीज़ दिखाता है। आप जनरली एडोलसेंस में या जो प्यूबर्टी के टाइम पे आप क्या देख सकते हैं कि थिक हेयर्स ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कुछ जो नए पार्ट्स हैं वहाँ पे थिक हेयर, मोटे हेयर्स निकलने चालू हो जाते हैं। आर्मपिट्स में, थाइज में, बिटवीन द थाइज वहाँ पे, और जो भी बिटवीन द थाइज जो भी हमारे पास जेनिटल ऑर्गन है, जो ऑर्गन्स हैं उनके कलर थोड़े से डार्क हो जाते हैं। थिनर हेयर्स, जो पतले पतले बाल होते हैं वो दाढ़ी में कच्ची कच्ची दाढ़ी आने लग जाती है। अपीयर्स ऑन द लेग, आर्म एज वेल एज ऑन द फेसेस में भी वो आने लग जाता है। स्किन फ्रिक्वेंटली बिकेम ऑयली। जो सेबेसियस ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, जिसके कारण बच्चों को पिंपल भी हो जाते हैं। इस एज में जो लोग होते हैं उनको पिंपल भी होने लग जाते हैं। वेयर इज इन गर्ल्स, अगर गर्ल्स में यही चीज देखी जाए तो जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स, जो निपल्स होता है वो थोड़े से डार्क हो जाता है टिप ऑफ द ब्रेस्ट में जो होता है। ऑल्सो गर्ल्स बीइंग टू मेंस्ट्रुएट मतलब एक पर्टिकुलर डेट्स पे जो वेजाइना है उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, महीने में 5, 8, 7 दिन जो भी है। बॉयज बीइंग्स टू हैव न्यू थिक हेयर्स ग्रोइंग ऑन द फेसेस एंड देयर वॉइस बीइंग्स टू क्रैक। मतलब जो आवाज है वो भारी होने लग जाएगी, हेयर्स आने लग जाएंगे, बियर्ड आने लग जाएगी, मुस्टैच आने लग जाएगी, ऐसा। पीनस ओकेजनली बीइंग्स टू बिकम इनलार्ज एंड गेट इरेक्ट, है ना। जो पीनस है वो एनलार्ज हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। डे ड्रीमर्स और द नाइट ड्रीमर्स इन बोथ द केसेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
दिया हुआ है आगे, इन सम ऑफ द पीपल दे हैपन अर्ली, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्यूबर्टी आने का जो भी प्रोसेस है, थिक हेयर होना, ब्रेस्ट होना, उसमें निपल्स का ब्लैक हो जाना, जेनिटल पार्ट्स का ब्लैक हो जाना बॉयज़ में, ये जो प्रोसेस है, किसी किसी में ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है और किसी किसी में ये प्रोसेस देरी से होता है। मतलब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लिखा हुआ है यहाँ पे, थिक हेयर्स ऑन द फेस ऑफ द बॉय अपीयर एज अ फ्यू स्कैटर्ड फर्स्ट हेयर, ओनली slowly does the growth of being become uniform. Even so, all this change shows difference between the peoples. Just as we have differently shaped nose, जैसे हमारे nose different होते हैं, जैसे हमारे fingers different होते हैं, वैसे ही जो hair growth का pattern है, जो साइज और जो शेप है ब्रेस्ट का और पीनस का, ये भी हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है। All of these change aspects the sexual maturation of the body. ये sexual maturation of the body पे डिपेंड करता है, जिसकी बॉडी जितना ज़्यादा सेक्सुअली मैच्योर्ड है वो साइज या वो टाइम ऑफ ग्रोथ को या टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए मैंने कुछ पॉइंट इसमें जो बहुत ज़्यादा मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, बाकी जो पॉइंट्स है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा उसी को, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बीइंग स्लोड डाउन, मतलब इस जो प्यूबर्टी का एज होता है उसमें क्या होता है कि जो जनरल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी है ना, हेल्थ, हाइट, ये सब तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होना चालू हो जाते हैं, और इसी टाइम को प्यूबर्टी या एडोलसेंस के इसी टाइम को हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस दैट जर्म सेल्स फ्रॉम द टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर। मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स क्या है, मेल गैमेट हम स्पर्म को कहते हैं, फीमेल गैमेट क्या है बेटा, ओवम को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपस में मिलते हैं फ्यूज होने के बाद। अब क्या होता है, देखिए जो मेल और जो फीमेल गैमेट है, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग क्या करता है कि जो उसका मतलब गैमीट होता है, जो उसका स्पर्म होता है वो एक्सटर्नली मतलब पानी में ही रिलीज कर देता है। ठीक है, और जो मतलब वही स्पर्म जो रहता है वो फीमेल जो फ्रॉग है उसके बॉडी पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन मैंने ऊपर भी समझाया था, मेल और फीमेल गैमेट को के मिल जाने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नली भी होती है और इंटरनली भी होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स कहाँ पे होता है बेटा, किस में होता है, फ्लावरिंग में पढ़ा, और अभी मैंने एक एग्जांपल आपको फ्रॉक का भी दिया, वहां पे भी होता है। और इट कैन हैपन बाय द टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज इंटरनल ट्रांसफर, जैसे ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स हो गए और जैसे काउज हो गए, इन सब के अंदर ये सब इंटरनल होता है। ठीक है, तो कुछ जानवरों में एक्सटर्नल होता है, ज्यादातर जानवर के अंदर ये पूरा इंटरनल प्रोसेस होता है। जो भी स्पर्म रिलीज होता है मेल के द्वारा वो इंटरनल बॉडी में ही रिलीज किया जाता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग का जो प्रोसेस है, जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है, उस टाइम पे जो स्पर्म है वो रिलीज कर दिया जाता है इंटरनल बॉडी में फीमेल की, जिससे कि प्रेगनेंसी अकर होती है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत टाइम तक जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है, जो बच्चा आने वाला है, जो न्यूबॉर्न आने वाला है, वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। द स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द इंडिविजुअल, मेनी चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सच एज न्यू ग्रोथ। हाँ, ये पैटर्न होता है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आएगी तो वो पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल्स बिटवीन द टू पीपल नीड्स अ स्पेशल ऑर्गन। हाँ, ये बात भी है कि दैट जो मतलब स्पर्म को हम रिलीज कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, उसके लिए हमें ऑर्गन चाहिए, उस ऑर्गन को हम पीनस कहते हैं। व्हेन इट कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, जब वो स्पर्म को रिलीज कर सकेगा तब। तो जो पीनस है वो कब स्पर्म को रिलीज कर सकेगा, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी। उस कंडीशन में द बेबी इज कैरीड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और बाद में उसको ब्रेस्ट से फीड भी कराया जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो ब्रेस्ट के द्वारा उनको दूध पिलाया जाता है। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिलहाल हमें पढ़ना है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, यहाँ आप ये चीज समझिए पहले, है ना। चलिए,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको एक पैटर्न से समझा देता हूँ। पहले नाम बताऊँ फिर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दूँ, इससे बढ़िया मैं आपको पैटर्न सिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा जो आउटर, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ सर्कल सा, ये है स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक बेसिकली एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो टेस्टीज होती हैं बॉल जैसे, ठीक है। ये टेस्टीज का काम क्या होता है? टेस्टीज जो होते हैं ना बेटा, ये हार्मोन क्रिएट करते हैं। दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये मेनली स्पर्म बनाने के लिए, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये स्पर्म बनाता है। जो स्पर्म होता है ना वो निकल के यहाँ पर, ये जो आपके पास ऊपर वाला पार्ट दिया है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, इस पार्ट में जाके वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस पार्ट में जाके वो क्या हो जाता है बेटा, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो पार्ट एपिडाइडिमिस, एक मिनट ना, यहाँ से इस वाले पार्ट से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से यहाँ से एडिट लगा लेना, ठीक है। जैसे मैं उसको ऊपर करूँगा ना वहाँ से एडिट लगा लेना। मुझे पता नहीं है मैंने कैसे किया, तो थोड़ा सा नाम भूल गया तो अजीब सा हो जाएगा बच्चों के सामने, है ना। तो इसलिए देख लेना कैसे एडिट लगाना है, तो अपने हिसाब से देख लेना। चलिए अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली यहाँ पे ये बहुत सारा थ्योरी आपको दिया है, ये थ्योरी मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ। कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे वो पार्ट्स भी मैं आपको डायरेक्ट इसी में बताता हुआ चलूंगा, है ना। मैं आपको एक एक बार पूरे नाम बता दूं फिर उनके काम बताऊं, तो मैं आपको एक फ्लो के साथ बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फ्लो बना भी दूंगा आपके लिए, इस वाले हाथ पे लिख दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं उस चीज को। चलिए हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास सबसे पहले ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, जो सैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो दिया हुआ है ये स्क्रोटम सैक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्क्रोटम सैक बोलते हैं। इसी स्क्रोटम सैक में, एक सेकेंड, क्या हो गया ये, ठीक है चलो। ये जो ये पार्ट है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, स्क्रोटम सैक बोलते हैं। इसी स्क्रोटम सैक में हमारे पास क्या होती है, टेस्टीज होती है। इसी स्क्रोटम सैक में क्या होता है बेटा, हमारे पास टेस्टीज होती है। ये टेस्टीज क्या काम करती है, देखो टेस्टीज ना यहाँ पर रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक प्रकार का हार्मोन होता है। ये हार्मोन स्पर्म बनाने का काम करता है। ये हार्मोन क्या बनाने का काम करता है बेटा, स्पर्म बनाने का काम करता है, जो कि एक मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा एपिडाइडिमिस। क्या कहते हैं बेटा, इस पार्ट को हम एपिडाइडिमिस कहते हैं। एक सेकंड है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पार्ट को हम कहते हैं एपिडाइडिमिस। देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। तो ये एपिडाइडिमिस करता है क्या, एपिडाइडिमिस ना टेम्परेरीली स्पर्म को कुछ देर के लिए कलेक्ट करके रखता है। ये स्पर्म को कलेक्ट करके रखने के बाद यहाँ से जो स्पर्म है ये वैस डिफरेंस से ये जो स्पर्म है ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद इसी को हम इजैकुलेशन डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम इजैकुलेशन डक्ट कहते हैं। यहाँ से ये जो स्पर्म है ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। यहीं से जो स्पर्म है बेटा वो कहाँ की तरफ बढ़ता है, ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपको दो ग्लैंड्स मिलते हैं, एक मिलता है सेमिनल वेसिकल, एक मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। एक क्या मिलता है बेटा, सेमिनल वेसिकल, और एक क्या मिलता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास स्पर्म है उसको मतलब कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें जो भी प्रोटीन है ये सब प्रोवाइड करने का काम करती है, जिससे वो और लिक्विड बनाने का भी काम करती है। दो पर्पस होते हैं उसके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ना ऊपर हमारे पास होता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से जो ब्लैडर से आने वाली पाइप है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए कि आपके पास ब्लैडर है, एक सेकंड रुकिए, जो आपके पास ब्लैडर है, ब्लैडर से आने वाली जो पाइप है या जो ब्लैडर से आने वाला वेसल है वो, और जो स्पर्म जो यहाँ से आ रहा है ना, स्पर्म डक्ट, ठीक है, इजैकुलेशन डक्ट, ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से मिला और यहाँ पे आके दोनों एक ही जगह पे आके मिल जा रहा है। मतलब स्पर्म और
जो यूरिन है दोनों को पास करने के लिए एक ही चीज होती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। एक ही वेसल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रा कहते हैं। अब यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वो कवर होता है पीनस से। यूरेथ्रा किससे कवर होता है बेटा, पीनस से कवर होता है। ठीक, चलिए, और यहाँ से यूरेथ्रा से इस डक्ट से जो हमारा स्पर्म है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई वो पूरी थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, देख लीजिए। प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, जो हमारे पास मेन काम होता है टेस्टिस का, वो स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। डिलीवर द जर्म सेल्स ऑन द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो बेसिकली दो काम होते हैं। पहले जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करो, मतलब जो स्पर्म है उसको बनाओ, और उसको फर्टिलाइजेशन की साइट पर दे के आ जाओ। पहला क्या है, पहला पढ़ना है हमें फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, इसकी स्पर्म बनता कैसे है। जो सबसे पहले हमारे पास टेस्टीज हैं। टेस्टीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम सैक में होती हैं। क्यों होती है बार बेटा, ये जो थाइज है, थाइज के बीच में स्क्रोटम सैक क्यों होता है, क्योंकि थाइज के बीच में टेम्परेचर रहेगा जो बॉडी का वो कम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर कम क्यों करना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अगर कम होगा तो वहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हमें चाहिए रहेगा स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, टेस्टीज इन द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टीज जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं इन द एडिशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉडीज टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। तो बॉडी में आपको बहुत सारे चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं, वो ऐसा कह रहा है। ठीक, चलिए बहुत आराम से देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे द स्पर्म फॉर्म डिलीवर्ड थ्रू द वेज डिफरेंस। वेज डिफरेंस ये वाला वेसल है ना बेटा, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के बाद यहाँ लिखा नहीं एपिडाइडिमिस का, वो मैंने बता दिया आपको। एपिडाइडिमिस के बाद जो स्पर्म यहाँ पे है वो ये वेज डिफरेंस से ऊपर जाएगा। किससे ऊपर जाएगा बेटा, ये वेज डिफरेंस। वेसल बनाना है, इसको वेज डिफरेंस कहते हैं। वेज डिफरेंस के थ्रू बेटा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर से भी आ रहा है ना बेटा, वहां से वो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, और जो वेज डिफरेंस है वो भी यूरेथ्रा से कनेक्टेड है। इधर देखो एक सेकंड है ना, एक सेकंड, यहाँ देखो, यहाँ ये मैं मिटा दे रहा हूँ सारा। ये देखो जो ये वेज डिफरेंस है, ये जो पहले टेस्टिस से कनेक्टेड था, देखो ये जो वेज डिफरेंस है ये यहाँ से जो कनेक्टेड था ये आगे जा रहा है। ठीक है, ये आगे जा रहा है और ये आगे जाके यहाँ मिल जाएगा। और जो यूरिनरी ब्लैडर से जहाँ से यूरिन आएगा वो भी यूरेथ्रा से मिल रहा है। तो दोनों चीजें कहाँ से मिल रही है बेटा, दोनों चीजें जाके यूरेथ्रा से ही मिल रही हैं। Thus the form the common passage of the both sperm and urine। ठीक है, the path of the vas deferens gland like prostate and the seminal vesicle। जो हमारे पास जो आगे पहले हमारे पास जो vas deferens था वो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों से ही जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है, एट देयर सीक्रेशन, वो अपनी चीजें कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दे देते हैं स्पर्म को। ठीक है, वो स्पर्म को गीला बना देते हैं, मतलब फ्लूइड बना देते हैं। पहले स्पर्म जो होता है वो शायद सॉलिड होता है, लेकिन बाद में जब सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड उससे मिलते हैं तो वो उसको लिक्विड या फ्लूइड बना देते हैं, विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, जिससे कि ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। दिस फ्लूइड इज प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, और इस फ्लूइड को न्यूट्रिशन भी दे दिया जाता है। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, लॉन्ग टेल हेल्प देम टू मूव टूवर्ड द फीमेल गैमेट। यहाँ पे जो हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये टेल वाला पार्ट है और ये हेड वाला पार्ट है। ये हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। ठीक है, ये हेड वाला पार्ट है और ये पीछे वाला क्या पार्ट है बेटा, टेल वाला पार्ट है। ये बेसिकली सॉलिड होता है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब मेन काम इसका यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया बेटा आगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली है क्या, मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो पार्ट है वेजाइना है, जहाँ से जो पीनस है वो एंटर करता है स्पर्म को रिलीज करने के लिए। ठीक है, इस पार्ट में ये जो बीच वाला पार्ट है बेटा इसको सर्विक्स कहते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के ऊपर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम यूट्रस कहते हैं। ठीक, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो जुड़ी हुई होती है यहाँ ओवरीज से, ये ओवरीज से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये ओवरीज से जुड़ी हुई है। ओवरीज जो होते हैं और ये जो आपका यूट्रस है, इसके बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है,
तो ये वेजाइना है जहां पे जो पीनस है वो आके स्पर्म को रिलीज करता है। सर्विक्स वो जगह है जहां से स्पर्म अंदर जाता है, बीच वाला पार्ट यूट्रस कहलाता है, और यहाँ पे ये ओवरीज है। ओवरीज और यूट्रस को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी से हम कहते हैं। ठीक, चलिए अब वैसे देखिए फीमेल्स में होता क्या है कि वहां पर हर एक मतलब बहुत सारे जो एग्स हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है, मतलब फीमेल्स की बॉडी में बचपन से ही बहुत सारे सेल्स प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो वो जो सेल्स हैं, जो प्यूबर्टी आने पर जो एग्स हैं वो मैच्योर होके मतलब यूट्रस में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा अब मैं आपको आगे बता देता हूँ, यही चीज यहाँ पे लिखी होगी। द फीमेल जर्म सेल्स एग्स आर मेड इन द ओवरीज, दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। यहाँ पे बेसिकली जो फीमेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, वो एग्स कहलाते हैं, वो ओवरीज में बनते हैं। ओवरीज ही एक मेन सोर्स है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, किसका सोर्स है बेटा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये दोनों चीजें एक प्रकार से हार्मोन है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो भी काम करते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ एक बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। जब भी कोई बच्ची पैदा होती है उस कंडीशन में ही बहुत सारे इमेच्योर एग्स पहले से होते हैं उसके पास, लेकिन ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो यही सारे एग मैच्योर होना चालू हो जाते हैं। वन ऑफ एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, वन बाय द ओवरीज। ओवरीज में से एक एग प्रोड्यूस कर दिया जाता है हर मंथ। दिस एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरीज डाउन थिन ओविडक्ट। मतलब ये जो आपके पास ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर पहले से ही एग प्रेजेंट है, बस ये मैच्योर नहीं थे अभी तक। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो ये एग्स मैच्योर होना चालू होते हैं और यहां से ये फैलोपियन ट्यूब या जिसको ओविडक्ट हम कह रहे हैं, यहां से ये एग आना चालू होते हैं यूट्रस में। ठीक है, यहां से एग कहां आना चालू होते हैं बेटा? यूट्रस में आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, द टू ओविडक्ट यूनाइट into a elastic bag structure known as uterus। जो बीच वाला पार्ट है बेटा उसको यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की जो ओपनिंग है वो वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, मतलब यूट्रस है, ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो ज्वाइनिंग होती है वो वेजाइना तक होती है थ्रू द सर्विक्स, बीच में सर्विक्स आ जाता है। ठीक है, अब एक सेकेंड है ना, आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ चलो एक सेकेंड, क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे? द स्पर्म इंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में ऐसे रिलीज कर दिया जाता है पीनस के द्वारा थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे। दीज ट्रेवल अपवर्ड रीचेस टू द ओविडक्ट, दे मे एनकाउंटर टू द एग, और वो एग से जाके मिल जाते हैं। जब भी वो एग से जाके मिलते हैं द फर्टिलाइज एग, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो स्पर्म है वो जो ओवम है, ओवम या एग कह लीजिए, उससे जाके मिल जाता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ZATIO है ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब भी स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो वो जायगोट बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है बेटा? जायगोट बनता है। स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा? वो जायगोट बनता है। तो फर्टिलाइज एग, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो क्या बनाता है बेटा? जायगोट बनाता है। स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। जब ये मिल जाते हैं, मिलने के बाद यही सेल्स आपस में डिवाइड होके और अदर सेल्स बना लेते हैं, बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, उसी को हम एम्ब्रियो कहने लग जाते हैं। मतलब ये जो स्पर्म और ओवम आपस में मिला, जैसे ही मिला, मिलने के बाद ये सेल डिवाइड होने लगे। सेल जब डिवाइड हो जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे सेल्स वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं बेटा? जायगोट बोलने लग जाते हैं। जब भी स्पर्म वो आपस में मिलता है तो उसको हम जायगोट बोलते हैं। जायगोट आगे चल के फर्दर डिवाइड होने लग जाता है। डिवाइड होने के बाद उसी मतलब सेल के बॉल को हम एम्ब्रियो कहते हैं। सेल के बॉल्स को बेटा हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो एम्ब्रियो है वो यहाँ यूट्रस की लाइनिंग में जाके एम्बेडेड हो जाता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये यूट्रस की लाइनिंग पे बेटा ये क्या हो गया? एम्ब्रियो जाके लग गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है?
ऐसे ही वेयर दिस कंटिन्यू ग्रो एंड डेवलप इनटू ऑर्गन एंड बिकम फीटस, आगे चल के यही क्या बन जाता है बेटा, फीटस बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, ये फीटस बन जाता है। द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ एंड रिसीव नर्चर एम्ब्रियो, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द थिकनेस रीचेस सप्लाई बाय द ब्लड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको नरिशमेंट, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चालू कर दिया गया। किसके थ्रू देते हैं बेटा न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन हम देते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। न्यूट्रिशन किसके थ्रू देते हैं बेटा? प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं। देखिए मैं उसी डायग्राम में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ जो आपका बेबी है, वो बेबी ऐसे बनना चालू होगा। सुनो मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ना अब जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पे डेवलप, फीटस यहाँ पे डेवलप होना चालू होता है। यहीं पे फीटस से एक एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा यहाँ पे प्लेसेंटा जुड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा एक पाउच बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंटा जुड़ जाता है। प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने का काम करता है। मतलब जो प्लेसेंटा की मदद से जो फूड है वो यहाँ से अंदर आने लग जाएगा, बाहर से ये जुड़ा रहेगा, न्यूट्रिशन यहाँ से लेता रहेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन लेने के बाद फूड वहां पे देने लग जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। चलो यहाँ पे थे हम लोग, है ना। कलर कौन सा है? व्हाइट है, चलो व्हाइट ले लेते हैं। नहीं व्हाइट दिखेगा नहीं कहीं कहीं, चलो मैंने ले लिया रेड, है ना। चलो रेड था पहले से भी, चलो बहुत बढ़िया। द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ना मदर का ब्लड, जो बॉडी में ढेर सारा ब्लड है उससे कनेक्टेड होता है। तो जो भी मदर खाना खाती है उस पीरियड बीइंग टाइम में प्लेसेंटा पे वो आता है। प्लेसेंटा के बाद यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड लगा होता है और यहाँ पे फीटस है। यहाँ पे जो बच्चा है वो है, जो अभी बच्चा पूरी तरीके से बना नहीं है। तो यहाँ से उस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू खाना आगे बढ़ जाता है, ठीक। चलिए, द डिश विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा कहते हैं। इट कंटेन्स विलीज एम्ब्रियो ऑफ द टिश्यूज ऑन द मदर साइड ब्लड स्पेस विच इज सराउंडेड बाय द विलीज। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। माँ के ब्लड में से जो भी सारा का सारा न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ पे मान लो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ये एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा है, यही प्लेसेंटा के थ्रू ये सारा का सारा उस बच्चे तक पहुँचने लग जाएगा। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो गेट जनरेटेड वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी ट्रांसफर करके मदर के ब्लड से ही निकाल दिया जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। जो भी बच्चा है उसको पूरी तरह से डेवलप होने में 9 महीने लगते हैं। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मसल होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए पेन भी होता है वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा। चलिए अभी तो मान लीजिए जो मतलब स्पर्म है वो आ गया और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन मान लीजिए स्पर्म वहां पे नहीं आया, मान लीजिए स्पर्म वहां पे नहीं आया तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। तो उसका कहने का मतलब ये है कि एग जो है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो एक दिन तक वो एग जो रहेगा वो जिंदा रहेगा। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, जो ओवरी है वो एक एग हर महीने ऐसे दे देती है। itself every month it receive fertilized egg, ठीक है, वो एक एग मिल जाता है, ठीक है। the lining become thick and spongy, जो लाइनिंग है थिक और स्पंजी बन जाती है। this would be required nourishment of the embryo if fertilization has take place, जो आपने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, ये लाइनिंग हमें नहीं चाहिए रहेगी। कब नहीं चाहिए रहेगी? जब वहां पे स्पर्म नहीं आएगा, जब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम थ्रू आउट द वेजाइना एज अ ब्लड, तो जो सारी की सारी लाइनिंग है, जो सारी की सारी लाइनिंग है वो एज अ ब्लड वहां से क्या हो जाएगी, वेजाइना से बाहर आ जाएगी। उसका जो भी ब्लड है, जो भी म्यूकस है वो बाहर आ जाएगा। रफली एवरी मंथ, हर महीने में, या आप 28 डेज मान सकते हैं, ठीक है। हर 28 डेज में साइकिल होती है। मतलब आज अगर 28 आज अगर हुआ है तो खत्म हुआ है तो 28 डेज बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट इज यूजुअली लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज, 2 से 8 दिन तक ये प्रोसेस चलती है फीमेल बॉडी में, ठीक है। एवरी मंथ, हर 28 दिन के बाद, ठीक है, हर एक मंथ में 28 दिन के बाद ऐसा होता है। चलिए हमारे पास क्या दिया बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या दिया बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। चलिए यहां से समझते हैं क्या चीज है हमारे पास, है ना।
चलिए, दिया हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन is gradual and takes place while general body growth is still going on. Sexual maturity के साथ साथ बॉडी का डेवलपमेंट भी होता रहता है, ठीक. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean the body or the mind is ready for the sexual act and having and bringing up a child children. वो ये कह रहा है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी भले ही आ जाए, लेकिन आपका हो सकता है माइंड आप डेवलप ना हो, मेंटली आप प्रिपेयर ना हो किसी भी बच्चे को कंसीव करने के लिए, ठीक है. तो हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स, पीर प्रेशर, इन सब में या एज को देखते हुए आप मतलब चाइल्ड बेयर करने का सोचे, लेकिन गवर्नमेंट उसी टाइम पे कहती है कि मतलब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज हैं, एडवाइस देती है, एजेंसीज एडवाइस देती है टू नॉट हैविंग दैट किड्स. तो यहाँ पे ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिकली करना क्या चाहिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे दिया गया हुआ जो लिखा है मैंने वही पढ़ाया है ना. चलिए, डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब चाइल्ड बेयर करना आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सेक्स के दौरान जो सेक्सुअल कॉपुलेशन है उसके दौरान डिसीजेस भी ट्रांसमिट हो सकती हैं. डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी. सेक्सुअल एक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटीमेसी होता है, कनेक्शन टू द बॉडीज. इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिसीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. बहुत सारे डिसीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है. दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मतलब सेक्सुअल कॉपुलेशन के टाइम पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गोनोरिया एंड सिफिलिस ये हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन सच एज वॉट्स एंड HIV एड्स कैन ऑल्सो बी हैपन, ठीक है. ये सारी बीमारियां जो है ये हो सकती हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है. लेकिन इन सबको रोकने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं. कुछ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं. ये कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो भी STD है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, उनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो भी मेट्स हैं उनकी बॉडी से एक दूसरी की बॉडी में ट्रांसफर होने से बचाने के लिए हम इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं. कुछ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कुछ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कुछ हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिनको हम बेसिकली कहते हैं. तो ये अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं. तो मेरे ख्याल में कॉन्ट्रासेप्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ठीक है. चलिए, हमारे पास सबसे पहले बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है कॉन्डम्स, ठीक है. कॉन्डम्स एक प्रकार का लाइक बैग्स या ऐसा एक पाउच होता है जिसमें जो कवर कर देता है एक मेल के पीनस को. जो पीनस है जिसके थ्रू दैट स्पर्म जो है वो रिलीज कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, उसको कवर कर देता है. जब कवर कर देते हैं तो इन्फेक्शंस को हम काफी एक्सटेंट तक, काफी तौर पे हम उसको बचा लेते हैं वहां से, ठीक है. इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते हैं और स्पर्म को भी एंटर करने नहीं देते हैं. तो स्पर्म भी वहां से एंटर करने से बच जाता है, जिसके कारण जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया. यहाँ पे आगे दिया हुआ है मेनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, बहुत सारी चीजें बना ली गई हैं. देखिए, लेकिन जो कॉन्डम्स हैं, जो कैप्स हैं, जो कुछ कुछ फीमेल्स भी यूज करती हैं कैप्स, जहाँ पे मेल जो पार्टनर है वो अगर कॉन्डम यूज नहीं कर रहा तो वहाँ पे कैप्स यूज हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत सारी चीजें बना दी गई हैं. लेकिन जो कॉन्डम्स और जो कैप्स हैं वही STD से मेजरली कॉन्डम्स और जो कैप्स हैं वही प्रेगनेंसी से और STDs से, दोनों से बचाती हैं. बाकी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी से तो हो सकता है बचा ले, लेकिन एड्स होने से या कोई भी STD बीमारी, कोरोरिया, सिफिलिस, शॉर्ट्स, इन सब को से नहीं बचा सकते. वो ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं है ऐसा. चलिए, these contraceptive methods fall in the number of categories. One category is the creation of the mechanical barriers, ठीक है. मैकेनिकल बैरियर बना लेते हैं that sperm does not reach to the egg. स्पर्म को जाने नहीं देंगे egg तक, ठीक है. जैसे ये कॉन्डम्स जिसको पीनस पे कवर किया जाता है, पीनस उससे कवर कर लिया जाता है, ठीक है. वेजाइना को कवर भी किया जाता है, ठीक है. वेजाइना को भी किससे कवर किया जाता है? वॉर्म से, ठीक है. चलिए, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी. हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी क्या होता है? जो पिल्स आते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, वो पिल्स को लिया जाता है. वो पिल्स क्या करते हैं कि हार्मोन्स का जो रिलीज है वो हार्मोन्स का रिलीज रोक देते हैं. जब हार्मोन्स का रिलीज रोक देते हैं तो वहां पर जो एग है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है. एग जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. द बॉडी सो द एग आर नॉट रिलीज्ड एंड
फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, तो वहां पे जो एग है वो रिलीज नहीं होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एग जो है वो रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा। दीज ड्रग कॉमनली नीड टू बी टेकन एज अ ओरल पिल, इसको एज अ ओरल पिल भी लिया जाता है, ठीक। दे कैन चेंज द हार्मोन बैलेंस, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू, इसका साइड इफेक्ट भी होता है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर टी को फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा, इंसर्ट कर दिया जाता है। इस पॉइंट पे कॉपर टी को इंसर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर कॉपर टी को इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे कॉपर टी को फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो वो स्पर्म को वहां तक स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ही नहीं देती, ठीक है, स्पर्म को कहां तक नहीं पहुंचने देती बेटा, ओवम तक पहुंचने नहीं देती। प्लेस इन द यूट्रस prepared by the pregnancy, ठीक है। साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस if the vas difference in the male is blocked, यहाँ पे दो प्रोसेस है, वेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेजेक्टोमी मेल्स के अंदर होती है, मेल्स के अंदर जो उनका वैस डिफरेंस है, वैस डिफरेंस को ही ऑपरेशन नसबंदी कहते हैं जिससे, ठीक है, जो इंदिरा गांधी के जमाने में हुई थी। यहाँ पे जो वेजेक्टोमी है, जो वैस डिफरेंस है, उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट से स्पर्म ही बाहर निकलना रोक देते हैं। जब भी उसको रोक दिया जाएगा या उसको कट करके बाहर कर दिया जाएगा, जब स्पर्म ही नहीं निकलेगा तो वो जाएगा कैसे और फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो इस तरीके से करने की कोशिश की गई थी। स्लोगन्स भी आए थे, 2 बच्चे ही अच्छे टाइप ऑफ। सो ये पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड के लिए बेसिकली यूज किया गया था। ऐसा कहा भी जाता है दैट फोर्सफुली भी ये वेजेक्टोमी की गई थी मेल्स के अंदर, ठीक है। स्पर्म विल ट्रांसफर टू बी प्रिवेंटेड इफ द फैलोपियन ट्यूब इज इन फीमेल इज ब्लॉक, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। तो यहाँ पे फीमेल के साथ भी होता है, फीमेल में भी जो फैलोपियन ट्यूब है उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी जो एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा। जब एग यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सर्जिकल मेथड are safe in the long run. Surgeries itself can cause infection. Surgeries से भी कुछ problems, infections हो सकते हैं। Surgery can also be used as a removal of unwanted pregnancy. Surgery से unwanted pregnancy से बचा जा सकता है, ठीक है। चलिए, these may be misused by the people and not wanted to particular child as happen in the illegal sex selective एबॉर्शन ऑफ द फीमेल फॉर्टिसाइड्स। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका यूज़ ना बहुत गंदे एक्सटेंट पे किया जाता है, कि जहाँ पे ये पता चल जाता है कि अगर फीमेल है, कोई बच्ची है, लड़का नहीं है, तो उसको मार दिया जाता है। ये इंडिया में बहुत एक्सटेंड तक होता आया है और आज भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियस है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, और आज के डेट में जो एजुकेशन आ गया है इंडिया के अंदर, एजुकेशन में बहुत पावर है, उसने लोगों के माइंडसेट को चेंज किया, मेंटेलिटी को चेंज किया, सबको बराबर लाइक इक्वलिटी का मौका देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको इक्वलिटी दे दी गई है, बट कोशिश की जाती है कि जितने एक्सटेंट तक हम दे सकें उतनी फ्रीडम हर एक जेंडर को दी जाए, ठीक है। गवर्नमेंट लॉज सब लगे हैं उसके पीछे। ये लेकिन सोसाइटी में ऐसा हुआ है तो बॉडी जो कंट्री है उसके अंदर सेक्स रेशियो, मतलब मेल पे कितने फीमेल, जैसे 1000 मेल 1000 फीमेल हो तो बेटर है ना, कि सेक्स रेशियो कहते हैं, सेक्स रेशियो बराबर है। लेकिन जब सेक्स रेशियो बराबर नहीं होता तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिसबैलेंस होता है कि लड़के 1000 है, लड़कियां 700 हैं। सो वहाँ पे क्राइम होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि शादी करने के लिए तो लड़कियां ही चाहिए, ऐसे ऑब्वियस है, लड़के कम हो जाएंगे तो ऐसे लड़के चाहिए होंगे, फिर ऐसा भी है। तो खैर सोसाइटी में डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हरियाणा में इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, राजस्थान में इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बहुत काम किया गया है ना। बाकी अदर जगहों पे भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब काम किए गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी है कि हम लड़कियों की शादी करा देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एजुकेशन फ्री कर देंगे, बच्ची स्कूल तक जाएगी तो हम साइकिल दे देंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल फॉर्टिसाइड मतलब लड़की को बोझ समझ के मारा ना जाए। ये भी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की गई हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सब दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकता है, मतलब ये तो मैंने अपने उससे बोला है कुछ, लेकिन इसमें आप ये पढ़ सकते हैं, ये सब भी कुछ दिया हुआ है फीमेल फॉर्टिसाइड के बारे में। मेल एंड फीमेल का जो सेक्स रेशियो है उससे भाई बराबर करना है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। लेकिन
बिकॉज द रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइनिंग में है, अलार्मिंग रेट ऐसे चल रहा है कि भाई इसको बचाओ। ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉज। आप किसी का भी जेंडर नहीं पता कर सकते, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं, मतलब ऐसे मशीन से पता नहीं करा सकते कि लड़का है लड़की है, क्योंकि पता चल जाता है। ठीक है, मशीन जो है टेक्नोलॉजी है वो इसीलिए बनी है शायद कि उसका हम यूज़ कर पाए, कुछ यूज़ अच्छा चीज़ बना पाए, उससे लोगों को खुशियाँ दे पाएँ या उनको वो हेल्प कर पाएँ। लेकिन बहुत लोग हैं मिसयूज़ करते हैं, मिसलीड करते हैं। साइंस हमेशा से हेल्प के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो लोगों के अंदर जो एक शैतान छुप के बैठा है ना, वो कहीं ना कहीं करने नहीं देता वो चीज़, है ना। बेसिकली चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द रेट ऑफ बर्थ एंड द डेथ गिवन पॉपुलेशन विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स साइज। जो भी डेथ का रेशियो है और जो बर्थ का रेशियो है, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। देखिए, पॉपुलेशन कब कंट्रोल होगी, जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो जाए, या ऐसा कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मरने वाले लोगों की संख्या कम है और पैदा होने वाले की ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ऑब्वियस है उस कंट्री में, उस पूरे प्लेनेट पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो कि अलार्मिंग रेट है आज हमारे लिए। इंडिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री MS से, चाइना को हमने बीट किया इसी साल। या पिछले साल शायद 2023 में, एकदम करेक्ट मुझे याद नहीं है बट कब, लेकिन हाँ वी हैव लाइक हम जीत गए हैं इस कंडीशन में। एक अलार्मिंग रेट पे है। ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स है सबका बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी, हम सबकी नीड आराम से पूरी कर पाएंगे। अब ऑब्वियस है, मान लीजिए आपके घर में 4 भाई बहन है और आपके पापा अगर 1 किलो मिठाई लेके आए हैं तो 250 ग्राम सबकी हो गई। ठीक है, अगर पापा मम्मी भी जुट गए तो और कम कर दीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मैं और अच्छा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए घर में 1 ही या 2 ही बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई पे हम इजीली आराम से अच्छा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन वही अगर 4-5 भाई बहन है तो उनकी पढ़ाई पे हम प्रॉपर खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्या उनको पढ़ा नहीं पाएंगे हम अच्छे से। और हो सकता है यही चीज़ मतलब कपड़ों पे भी आ जाए, बाइक्स पे भी आ जाए, फ़ोन गैजेट्स पे भी आ जाए, जो आज के लिए बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों चीज़ ज़रूरी है ना। दैट कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए एकदम करेक्ट होती हैं। पॉपुलेशन अगर आपके घर में ही कम होगी तो आप इजीली अच्छे से खर्चा कर पाएंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन आपके ही घर में ज़्यादा है, तो ऐसे ही पूरी कंट्री का समझिए, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का समझिए कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, उनकी कपड़े पहनने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो वो नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कम है, रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो ये रिसोर्सेज मतलब जो बैलेंस है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग भी शायद इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी देश जो ज़्यादा गरीब है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है, या हाईली डेंस पॉपुलेटेड होता है, मतलब छोटे से एरिया में ज़्यादा लोग हैं। अब ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए एक छोटा सा एरिया फिर उससे कहें अरे ये तो पॉपुलेशन के मामले में कम है। अब इंडिया के पास स्पेस भी ज़्यादा है, उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, दैट्स वाई दैट इंडिया इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। वैसे इंडिया मतलब ऐसे स्पेस के मामले में तो 7th नंबर पे, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डेंसिटी ऑफ इंडिया ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा डेंस मेरे ख्याल में इंडोनेशिया है, बहुत ज़्यादा डेंस है, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये भी एक फैक्टर है। तो पॉपुलेशन किसी भी प्रकार की हो, इंडोनेशिया भी बहुत गरीब देश है जहाँ तक के, तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो गरीबी है वो थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि आवश्यकताएं सभी की पूरी नहीं हो पाती हैं। चलिए, इफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी इज मेन रीजन ऑफ द पुअर स्टैंडर्ड लिविंग फॉर मेनी पीपल, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज relatively unimportant if we look around us, that we can identify the most important reason for poor living being standard। क्या ऐसा है? देखिए, मेनली मेरे ख्याल में ये एक प्रकार का एक्सटेंड हो भी सकता है। बाकी कुछ पॉलिसीज अगर अच्छी बनाई जाए या कुछ और भी किया जाए तो ये इस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों से होके आए हैं, जैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट को जरूर बनानी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हमारे पास आखिरी में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी पढ़ाया गया है वो इन क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप एंड तक आए हैं तो थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक आए, आपने ये चैप्टर पढ़ा। इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो और भी लेके आऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। पूरी सीरीज लेके आए हैं हम लोग कि पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। बाकी
अदर बुक्स पढ़ेंगे, बाकी अदर रिफ्रेशर पढ़ेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आप कोई भी रिफ्रेशर लगा लीजिए, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे सब कुछ अधूरा अधूरा लगेगा। वो अधूरापन आपको नहीं लाना है अपनी स्टडी में। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, बाद में आप कोई भी रिफ्रेशर लगाइए, कोई भी क्वेश्चन लगाइए। आई हैव नो इशू, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मुझे इशू नहीं है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ। आपका ये हमारा चैनल आपको हेल्प करने आया है ताकि आपको पता रहे क्या पैटर्न होता है पढ़ाई का। 12th क्लास की भी वीडियोस आएंगी, अगर कोई भैया दीदी हैं आपके तो उनको भी ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।